ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम कल होने वाले टेस्ट की रिवीजन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन, है ना। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं कौन सा है, क्या है। ठीक है। सपोज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जो है वो किसी रिंग के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। इसकी मैंने पिछले टेस्ट में शायद आपको रिवीजन करवाई थी, एक क्वेश्चन सेम आया हुआ है शायद। हाँ ठीक है, देखिए भाई, एटॉमिक नंबर है कुछ एलिमेंट्स का, वो हैलोजन होंगे, कौन से होंगे ये अब आपको बताना है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रही। रुकिए 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 रुकिए, अभी दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ? यस सर दिख रहा है। स्क्रीन ऑन है आपके सामने, नो वरी। ठीक है, तो देखिए भाई कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर 9 किसका है, बता सकता है कोई? फ्लोरीन, 11 सोडियम, 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 13 किसका है? एल्यूमिनियम। 9 तो क्लोरीन का है ना सर? 9 क्लोरीन है। क्लोरीन का कितना है? 17। क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन का कितना है? 35। 35। यस, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एटॉमिक नंबर से पहचानना है कि कौन सी चीज क्या है। तो वेरी इजी इट इज, ठीक है। यस अब स्मॉलेस्ट साइज का आयन आपको बताना है। एक क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट साइज आयन, तो बताइए भाई, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाइड्रोजन नेगेटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, ठीक है। इनमें से आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा आयन जो है वो सबसे स्मॉल है? सर H प्लस है सर। H प्लस, ठीक है। H प्लस को मैंने काट दिया, अब बताइए जरा। H माइनस, H नेगेटिव, माइनस होगा। H माइनस है सर। सर फ्लोरीन होगा। उसके बाद फ्लोरीन नेगेटिव इससे स्मॉल है, ये नहीं है स्मॉल। ये तो बहुत बड़ा होता है। ये सर और क्या सर? और सोडियम पॉजिटिव और फ्लोरीन नेगेटिव में कौन सा होगा? सोडियम पॉजिटिव, सोडियम वाला बराबर ही हो जाएंगे सर। वो इक्वल एक इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है और वो एक गेन कर चुका है। इक्वल है ना सर? इक्वल है। सोडियम वाला बड़ा होता है, प्लस प्रोटॉन इक्वल। इक्वल में जो पॉजिटिव होता है वो बड़ा होता है भाई। इक्वल वाला ऐसा नहीं कि आप इक्वल वाले को बड़ा कहते हैं, जो पॉजिटिव होगा वो बड़ा होना चाहिए ना इक्वल में भी। सारा फ्लोरीन और सोडियम में तो इक्वल हो ही नहीं सकते। सर पॉजिटिव वाला छोटा होगा ना, हाँ, नेगेटिव वाला बड़ा पॉजिटिव का होगा। सॉरी Yes, छोटा sir. होगा, छोटा होगा Positive वाला छोटा होगा। बिल्कुल। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का साइज ये स्मॉल होगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है 10 इलेक्ट्रॉन के साथ। न्यूट्रॉन कितने हैं भाई इसमें? इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, और इसमें कितने प्रोटॉन है? इसमें 9 प्रोटॉन है। तो 11 प्रोटॉन विद पॉजिटिव चार्ज विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये 9 प्रोटॉन विद नेगेटिव चार्ज विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? ये बिग होगा और ये स्मॉल होगा। स्मॉल है। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये कुछ इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए साइज किसका स्मॉल किसका बड़ा होने वाला है। तो चलिए इसको अब जरा हम सीरीज में लगाएं, सीरीज में लगाते हैं। सबसे छोटा कौन है? H H पॉजिटिव, प्लस, इसके बाद Na प्लस, Na पॉजिटिव, इसके बाद F माइनस, एच नेगेटिव। H माइनस या F नेगेटिव? सर F नेगेटिव, F नेगेटिव होगा, फिर H नेगेटिव होगा, H नेगेटिव। तो फिर एच ठीक है। नेगेटिव। ये कुछ सर ये H नेगेटिव सबसे आगे क्यों है? H नेगेटिव सबसे आगे क्यों है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और विद ओनली 1 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी डेफिनेटली, और अट्रैक्शन बहुत कम होगी, इसलिए इसका साइज बढ़ जाएगा। फ्लोरीन नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियस है इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन 9 ही है, 9 प्रोटॉन्स है, और शेल भी तो बड़ी हो गई ना। बट शेल बेशक, अब देखिए जरा, बेशक शेल बड़ी है, बट 9 प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए H नेगेटिव फ्लोरीन नेगेटिव से भी क्या है? बड़ा है। क्लियर है? ओके सर। कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा है, ये सच है, ठीक है। चलिए अब आगे जरा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कुछ और बच्चे भी आ रहे हैं क्या? अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपके पास में आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, Yes, sir. आयनाइजेशन एनर्जी है। Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी स्क्रीन सर आ गई। Yes, sir. के ऊपर कुछ बच्चे एडमिट के लिए परमिशन मांग रहे हैं, मैं उनको एडमिट दे रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ, मीटिंग ही गायब हो गई। सर ज्यादा बच्चे हुए इसके साथ से। एक मिनट, सर ज्यादा आ ही रहे हैं सर। मैं रिफ्रेश करता हूँ, रुकिए रुकिए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, रीलोड कर रहा हूँ पेज। Hello guys. बहन रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है शाली। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। सर कुछ नहीं। ये सही है, यहाँ ब्लॉगर्स बन रहे हैं सब। ठीक है। देखिए देखिए, अब जरा मेरी बात सुनिए आराम से, पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद में जनरल डिस्कशन करेंगे, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। जो आप लोग करना चाहें बातें वो कर लेंगे, है ना। Yes, पढ़ने के sir. बाद जैसे ही काम खत्म होता है ना, उसके बाद सब बच्चे जल्दी से भाग जाते हैं, बात करना नहीं चाहता कोई, पता है। और जब काम की बात करो तो हम फालतू की बातें जल्दी करते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। याद है, Yes, sir. हम लोग Yes, हमेशा sir. डिस्ट्रैक्ट ही रहते हैं इन चीजों से, लेकिन आपको सर हाँ सर बेटा, रिएक्शन बंद कर दीजिए, रिएक्शन बंद कर दीजिए। हंसने का इतना सारा रिएक्शंस बंद करूं क्या? चैट बॉक्स से Yes, बंद होते नहीं हैं। सर चालू रहने रिएक्शन देना। कैसे सर बंद करें? रिएक्शंस बंद कर दो, ये बहुत ज्यादा भेज रहे हैं। देखता हूँ। देखो सर, अरे रुक जाओ, सांस ले लो आप लोग। वही तो कोई नहीं लेना चाहता। रिएक्शंस बंद होती हैं। सर कोई नहीं लेना चाहता, बस भेज ही जा रहे हैं। सर रिकॉर्डिंग भी बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए। सब बंद कर दो, चैट माइक सर क्लास बंद कर दो आज। क्लास ही बंद कर दो। रुक जाओ, मैं माइक्रोफोन बंद कर रहा हूँ। सबसे पहले तो माइक्रोफोन बंद हो चुका आपको, ठीक है। सैन रिएक्शन, ये लो रिएक्शन भी बंद हो गई। अब सिर्फ चैट मैसेज है, चैट मैसेज ऑन रखिएगा, ठीक है, वो भी ऑन रखिए। अगर अब भी कोई शरारत करता है तो डेफिनेटली फिर सब बंद हो जाएगा, है ना। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। माइक ऑन करूंगा, पहले मेरा क्वेश्चन सुन लो आराम से, क्वेश्चंस के बाद में फिर कुछ करेंगे, ठीक है। पढ़ने पर ध्यान दीजिए बेटा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आगे देखते हैं भाई। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, मान लीजिए सोडियम है, ठीक है। सोडियम की आपको आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, सपोज वो x किलो जूल पर मोल है, ठीक है। और मैं अब आपसे पूछता हूं पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, और ऑप्शन है, सपोज दैट ऑप्शन ए है आपके पास में x प्लस समथिंग 1 2 3 जो भी है, ठीक है, x प्लस ए पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है x माइनस ए। तीसरा ऑप्शन है x ओनली, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइए जरा एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। प्रणव बोल रहा है बी होगा, ए, राज बोल रहा है ए, शैली बी, ए बी है कुछ, ठीक है। बी इज द राइट ऑप्शन भाई, बी सही ऑप्शन होगा। कैसे होगा वो बता देता हूं, ठीक है। देखिए सोडियम और पोटेशियम ऊपर से नीचे जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, एक मोल एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी का मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट के ऊपर जो हीट दी जाती है, ठीक है। तो एंथैल्पी और एनर्जी एक ही बात है, एनर्जी ही है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट दी जा रही है दैट इज एनर्जी। तो वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियस है, ऊपर से नीचे की तरफ आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है तो ये x माइनस ए होगी, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग ना ये शांत मोड में बहुत अच्छे लगते हो ना, ऐसे ही अब लग रहा है जैसे शांति से आ गई। बी होगा बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, एक्सपेक्टेड क्रिटिकल टेम्परेचर बताओ भाई। ये मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, हीलियम है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। क्वेश्चन चेंज है, याद रख लेना, सेम क्वेश्चंस नहीं होते हैं सारे के सारे जो भी मैं आपको करवाता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनसे टच होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, किसका ऑर्डर बताना आपको, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है,
इनके अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर बताना है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब पहले कौन होगा बाद में कौन होगा, ये आपको ऑर्डर इसमें डिफाइन करना है। तो आप अपने हिसाब से ऑर्डर लिखिए, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग स्टेप, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग स्टेप। राज बोल रहा है आप अपने आप को पढ़ा रहे हैं, थैंक यू बेटा। अगर मैं अपने आप को पढ़ा सका वो भी बहुत अच्छी बात होगी, है ना। आप लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं इसलिए माइक ऑफ रखना पड़ा मुझे। आज ये बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फिर हाइड्रोजन होगा, फिर हीलियम होगा। हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कुलबीर ने उल्टा आंसर दिया और सैमा बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, चलो भाई मैं आप लोगों को कुछ देर के लिए माइक ऑन कर रहा हूँ और अपने हैंड रेज कीजिए जो आंसर देना चाहता है। माइक मैं तभी ऑन करने वाला हूँ, जो आंसर देना चाहते हैं वो हैंड रेज कीजिए और सिर्फ वही बोलेंगे। टाइपिंग एरर कोई बात नहीं बेटा। राज देना चाहता है, ठीक है। राज बेटा माइक आपका ऑन हो चुका है, बोलिए आप क्या चाहते हैं, जल्दी बताइए कैसे होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? सर CO2 होगा, फिर सर He होगा, फिर H2 होगा सर। क्यों, व्हाई? आंसर, मेक एक्सप्लेनेशन दे। सर क्योंकि CO2 ज्यादा होगा ना, और He सर ये जो नहीं बता। मतलब किस लिए मैं एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हूँ भी। आपने आंसर सही दिया गलत दिया उसका जस्टिफिकेशन के लिए एक्सप्लेनेशन दीजिए ना आप, फिर हम बताएंगे। मॉलिक्यूलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास इज नॉट द रीजन बेटा। सर उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर मास उसमें जो एटम्स होंगे वो ज्यादा सर लिक्विफिकेशन गैस का जिसका इजी। मुझे ना पहले तो ये बताइए आप लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन आती है? सर क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है ना कि जिस टेम्परेचर तक हम जो गैस उसे लिक्विफाई कर सकते हैं। सर जो टेम्परेचर लास्ट टेम्परेचर, मैक्सिमम, सुनिए, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच वी कैन लिक्विफाई ए गैस, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। यस सर। तो अब यहाँ पर मेरी बात सुनिए, इसका मतलब है कि किसी गैस को जितना ज्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, मतलब उसे हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई कर सकते हो, तो इसका मतलब उस गैस को लिक्विफाई करना आसान है। तो इन तीनों में से किस गैस को लिक्विफाई करना आसान है और किसको मुश्किल है? इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर का होता है जो 8A/27B², तो एक ऑर्डर देख के हम क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर बता सकते हैं ना। ठीक है बेटा, लेकिन ए का ऑर्डर कैसे निकालोगे? एक ऑर्डर मॉलिक्यूलर मास से, कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका ए ज्यादा होगा तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। जैसे ठीक है, CO2 का सबसे ज्यादा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो आप मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से फिर ऑर्डर क्या बनेगा? सर यही बनेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीलियम। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर एक, फिर हाइड्रोजन का, फिर हीलियम। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर वाला भी यहाँ पर एक और चीज भी है जो इंटरमॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर वर्क करती है, और वो क्या है वो देखिए क्या है। अब मैं बताता हूँ आपको, जो आप लोग कह रहे हो उसको, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और वैसे भी इसका 31 पॉइंट समथिंग इसका 31.1 30.98 है, वो 31 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए। गुड इवनिंग सर। सेल्सियस, गुड इवनिंग बेटा। इतना डिग्री सेल्सियस होता है क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का। हीलियम जो है वो उससे कम होगा। इसकी वजह, एक तो मॉलिक्यूलर मास से चलो आप निकाल सकते हैं, दूसरा स्मॉल साइज, इसका साइज स्मॉल होता है, और हाइड्रोजन उससे भी स्मॉल है, ऑब्वियस सी बात है। तो हाइड्रोजन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाते हैं, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके बाद में हीलियम का होगा, उसके बाद हाइड्रोजन का होगा। सर ऐसे तो मॉलिक्यूल्स भी तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के, हाँ ये मान सकते हैं, मोलर मास से भी निकाल सकते हैं। पहले आना चाहिए हीलियम से, तो क्या बेटा? H2 तो पहले आएगा ना हीलियम से। हाइड्रोजन पहले आएगा, हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब हीलियम से ज्यादा होता है। सर हाइड्रोजन का अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो तो हीलियम से ज्यादा होता है ना शायद। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन का हीलियम का हाइड्रोजन का ज्यादा होता है हीलियम से। नहीं सर, दोनों में ही वंडरवॉल फोर्स लगेगा। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगता है दोनों के अंदर, लेकिन इट मे बी कि हीलियम जो है वो हीलियम ज्यादा स्टेबल होता है। सुनिए बेटा, हीलियम का मास कितना होता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4। और हाइड्रोजन का कितना? लेकिन 2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 हो जाएगा।
मास कम है तो जैसे जैसे एटम का मास बढ़ता है तो उसका फोर्स ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती है। तो मास जिसका ज्यादा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। तो इसलिए हीलियम का मास ज्यादा, उसका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। पहली बात। दूसरी चीज, डायरेक्टली इसे याद भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैसेस है जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है और जिसमें हाइड्रोजन का सबसे कम होता है। इसकी वजह है उनका बहुत छोटा साइज होना। साइज बहुत छोटा है इसलिए एटम्स जब पास आते हैं तो पास आने पर अट्रैक्शन फोर्सेस की जगह रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा होती हैं। इस वजह से इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत कम। इसलिए इन्हें लिक्विफाई करना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है इनको लिक्विफाई करना। समझ में आ गया? यस सर। लिक्विड हाइड्रोजन के लिए आपको एक चीज बता देता हूँ। लिक्विड हाइड्रोजन जो हमारा एलपीजी का गैस सिलेंडर होता है, पता है आपको एलपीजी गैस सिलेंडर? उसके अंदर लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है 14.2 kg। सिलेंडर का मास कितना होता है? हर सिलेंडर का मास, हर सिलेंडर का मास अलग अलग होता है। अगर आप सिलेंडर 14 से 16 तक होता है। 18 किलो तक का भी सिलेंडर होता है, खाली सिलेंडर। और लेकिन गैस हमेशा 14.2 kg ही होती है उसमें। लिक्विड गैस उतनी रहेगी, वो फिक्स भरते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसका साइज तो सेम है ना, वॉल्यूम सेम है, बट मास लोहा ज्यादा या कम लगा सकते हैं। वो जो प्लेट होती है लोहे की, वो मोटी या पतली लगा सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन को लिक्विफाई करने के लिए 450 किलो का खाली सिलेंडर चाहिए जिसमें 14.2 kg हाइड्रोजन आ जाएगी। अप्रोक्सीमेट है, मैंने एक दिन अंदाजा लगाया था, ऐसे बैठे बैठे कैलकुलेशन कर रहा था मैं, ठीक है, टाइम पास के लिए। तो मैंने अंदाजा लगाया था उससे कि 450 किलो का आपको हाइड्रोजन के लिए सिलेंडर चाहिए जितना हमें एलपीजी के लिए चाहिए। कितना ज्यादा हो गया? 450 किलो के सिलेंडर में 14 किलो गैस भरोगे, तो इसको लिक्विफाई करना कितना ज्यादा, कितना हाई प्रेशर चाहिए होगा, सोच लीजिए। और टेम्परेचर भी लो करना पड़ेगा, और टेम्परेचर अगर हाई कर दिया तो ये लिक्विफाई तो नहीं होगी, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 0 से नीचे होता है। तो 0 से ऊपर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है यहाँ। तो ये लिक्विफाई तो नहीं होने वाली, लेकिन इसका वॉल्यूम जरूर कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट टू लिक्विड होगी, बट ये होगी वहां पर गैस फॉर्म में। इसका वॉल्यूम लिक्विड के बराबर, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, वॉल्यूम लिक्विड के बराबर, बट होगी ये गैस, लिक्विड नहीं कहलाती है। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कोई भी गैस लिक्विड होती ही नहीं, उसको लिक्विड कहते ही नहीं, वो हमेशा गैस फॉर्म में ही रहती है। दैट इज इट। समझ में आ गया भाई सबको? यस सर। तो ये कुछ इस तरह से चैट में कुछ नंबर्स दे रखे हैं, वो एक बार देख लीजिए। क्या चैट में किसी ने क्रिटिकल पॉइंट के मतलब नंबर दे रखे हैं, एक बार देख लीजिए, उसके हिसाब से मतलब HE और H की बदल जाने नहीं आते। H2 का 33 और हीलियम का 13 सर। इस हिसाब से सबसे ज्यादा H2 का होना चाहिए। देखते हैं H2 का होना चाहिए सर। आपने नंबर कितने दिया? हीलियम का 13, हाइड्रोजन का 33। ये माइनस में प्लस में? माइनस है। -33 छोटा होता है -13। -33 वो लग रहा है तो पहले आ गया ना, लास्ट में वो अपने आप आ गया। सही है। ऐसे तो -31 है, उसको सबसे नीचे होना चाहिए। हाँ तो वो आईफन लगा रखा है उसने। सर फिर H2 चलिए, अगर मैं आपकी बात मान लूं कि इसमें हाइफन लगाया है, अमन ने जो लगा रखा है, अगर मैंने मान लिया कि वो हाइफन है, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का 31, नो सर। हाइड्रोजन उससे भी ज्यादा। चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। क्रिटिकल पॉइंट सर आपने भी तो 31 ही लिख रखे हैं। क्रिटिकल पॉइंट H2, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट H2 का कितना है? 33.2 केल्विन है ये भाई, ये केल्विन में है। 33.2 केल्विन, 33 केल्विन में हाइड्रोजन। और हीलियम का भी चेक करते हैं। हीलियम का है, हीलियम का कितना क्रिटिकल प्रेशर है यहाँ पर? क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं दिया क्या? तो जब मतलब लिक्विडिफाई होता ही नहीं रहता है ना, काफी बाद में लिक्विडिफाई होता है। ये केल्विन में है, केल्विन से इसको ना डिग्री सेल्सियस में निकालोगे -80 के आसपास आएगा। हीलियम जो है ना, मुझे याद है कि हाइड्रोजन सर -239.95 आ रहा है सेल्सियस में। 239, हाँ ऐसा कुछ शायद, मैं 80 के आसपास, बहुत छोटा होता है यार, छोड़िए, ठीक है। समझ गए सभी? माइनस नहीं, वो माइनस लगाना नहीं बोला, वो केल्विन लगाना भूल गया, कुछ गड़बड़ कर दी उसने। कार्बन डाइऑक्साइड का अमन ने दिया डिग्री सेल्सियस में, हीलियम का दिया केल्विन में, हाइड्रोजन का दिया केल्विन में, लेकिन उनके पीछे केल्विन नहीं लगाया, है ना? क्या बात है अमन बेटा, जल्दी जल्दी में है। जब हम ऐसा काम करते हैं ना, नेट से ढूंढ के डाटा लगाते हैं,
तो वो ऐसा ही होता है, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा क्रिटिकल पॉइंट का क्या फिनोमिना है ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जिससे ऊपर गैस को कभी लिक्विड नहीं किया जा सकता, दैट इज क्रिटिकल फिनोमिना। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स बताने आपको, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक चीज बना रहा हूँ, कार्बन सिंगल 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 कार्बन बॉन्ड है। ठीक है, बाकी की सारी वैलेंसियां आप लोग हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हैं भाई, मैं हाइड्रोजन यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, और कहीं पर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा रहा हूँ। डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लग सकता है, लग सकता है कहीं ट्रिपल बॉन्ड, ये लीजिए। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन, के साथ। बस हो गया। ये बताइए अब इसके अंदर बाकी के हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ये CH2 बनेगा, ये तो 4 पूरे हो गए इसके, ये भी 4 पूरे हो गए, इसके साथ 3 है हाइड्रोजन, इसके साथ 2 है H2, इसके साथ एक H लगेगा, इसके साथ कुछ नहीं लगेगा, H2, इसके साथ कुछ नहीं है, ये H2। के साथ भी लगेगा ना H, क्या बेटा, सेकंड वाले के साथ 5 होगा। 2 और 1 3 और 1 ये रहा। ठीक है, अब बताइए जरा कितनी, 5 चार है। हाँ? तो 5 तो 4 है, सर ये 5 तीन पाई है। पाई है, सिग्मा 5 है। सिग्मा सिग्मा 19 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड 5 है, अरे तो 4 ही है और 22 सिग्मा 2 2 4 5 5 है। ठीक है, 5 है ना। 5 है। सर सिग्मा 12 है सर, सिग्मा 12 है। देखिए भाई, मेरे से एक ये रहा 21 पाई ज्यादा है। बॉन्ड, सुनिए, ये भी है पाई बॉन्ड, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 है, ट्रिपल बॉन्ड में 2। इस तरह से टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, पाई बॉन्ड 5 हो गए। बाकी के बचे हुए जितने भी बॉन्ड है वो सारे के सारे सिग्मा, टोटल बॉन्ड काउंट कर लो, 21। आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 21 ज्यादा है सर। ठीक है, 1 मिनट रुकिए भाई। सर 24 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका माइक म्यूट है, मतलब आपका माइक म्यूट है। सर अरे 21 है सिग्मा बॉन्ड। सर 22 है। सर 24 है। सर 22 है सर। बनी है। सर बात कर रहे हैं फोन पे, तो तेरे पास शांत रहोगे सर भाई, ऐसे काउंटिंग करोगे जैन होके भाई, मैच नहीं कर पाएगी। तेरे पास भी तो मैच है। मैंने भाई सही गिने है भाई, 24। कितने आ रहे हो भाई? 24 आएंगे। 20। ट्वेंटी 24 आ रहे हैं। टीवी का अब आया है। हाँ तो आया ना बस। आप लोगों की फिजिक्स की क्लास है क्या भाई इस टाइम?
12th वालों Yes, को। हमारी तो यस केमिस्ट्री सर है। अभी 7 बजे से ये ये सर कैसे हो हमारी सकता है? फिजिक्स चल रही है। हमारी तो सर आगे की क्लास है सर, आज रेगुलर सेशन है बोल रहे हैं क्योंकि सिर्फ 12th का ही हाँ टेस्ट है। फिजिक्स का अभी मेरे पास सोफिया मैडम का कॉल था। सेशन दोनों एक ही साथ ले गए। आज मेरे पास अभी सोफिया मैडम का कॉल आया, वो कहते मेरी क्लास है। मैंने कहा मैडम मैं तो रेगुलरली 7 बजे मेरी +2 की क्लास होती है केमिस्ट्री की हमेशा। मैडम कहते मेरी फिजिक्स की रेगुलर क्लास है। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, मेरी केमिस्ट्री की रेगुलर है। फिर शायद कुछ बैचेस की केमिस्ट्री की रेगुलर होती है और कुछ बैचेस की फिजिक्स की रेगुलर क्लास होती है। तो भाई PGP वालों की होती है फिजिक्स की। सर अगर रेगुलर क्लास क्लास है ना, कल टेस्ट है भाई आराम हाँ से सर, बोलो, आपने सर सिर्फ 2 ही सिस्टम है। कारण। भाई टेस्ट है तो रेगुलर क्लास नहीं होनी चाहिए, लेकिन सोफिया मैडम कह रहे हैं कि मेरी रेगुलर क्लास है। अब बताइए मैं सर क्या आज रिवीजन क्लास शायद नहीं है, मैम भी बोल रही सर थी। रिवीजन का सुनिए सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। सोफिया मैडम ने बोला है कि अगर आप लोग रेगुलर क्लास लगाना चाहते हैं उनकी क्लास के अंदर जा सकते हैं, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। लेकिन साथ में अगर किसी को मेरा लेक्चर देखना तो वो फिर रिकॉर्डिंग चेक करेगा भाई, सीधी सी बात ये है। क्लियर है बेटा? सर कब तक अपलोड हो जाएगी? रिकॉर्डिंग सर का सिस्टम है कर दिया सर आपने। 2 घंटे में अपलोड हो जाता है, तो 2 घंटे के अंदर मैं इसका बिटली लिंक डायरेक्टली बिटली लिंक में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पर नहीं आएगा बट ये आ जाएगा आपके ड्राइव लिंक में। ड्राइव लिंक में थोड़ा सा टाइम लगता है लेक्चर को देखने में, यूट्यूब पे आसान होता है सर्फिंग करना, लेकिन ड्राइव लिंक में स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा जब तक वीडियो स्टार्ट होता है। सर आप नोट्स में मतलब थोड़ा प्रॉपर्ली लिख देना, हम लोग मिलना है, मैं सुनिए। नोट्स देख लूंगी। सर आपको नोट करना है नोट्स भी मैं बिटली लिंक के ऊपर वो करूंगा, और बिटली लिंक आप लोगों को दे रहा हूँ bit.ly/मंजीत सर। मैम का भी मैसेज आया है क्लास के लिए। अब बेटा मैं क्या बताऊं, सर आपको आपको क्लास में अगर रेगुलर हिसाब से देखा जाए ये तो पूरी ले लो सर। 7 बजे से आप लोगों की रेगुलर क्लास, मैं तो लगा रहा हूँ क्लास, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं क्लास बंद नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के दूसरे टीचर्स का कॉल आ रहा है, तो ऑब्वियस है भाई, मैंने उनको बोल दिया। फिर वो कहते हैं सर जैसे मर्जी कर लो, हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे अगर आने में इधर इंटरेस्टेड है तो इधर आ जाएंगे, वरना मेरा लेक्चर सुन लेंगे या फिर आपका लेक्चर सुन लेंगे, चॉइस इज योर्स, ठीक है भाई। सर तो समय लीव करनी है नहीं? मर्जी आप, ओके सर इट्स योर चॉइस, आप इधर रहना चाहते हो ये क्लास लगानी है या फिर आपको वो क्लास लगानी है, जो भी लगानी है, दूसरी क्लास का आपको अल्टरनेट देखना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से सर 24 सिग्मा बॉन्ड और 5 पाई बॉन्ड आए थे। 5 पाई बॉन्ड, ठीक है। सर पहले आप सर इसका बता दो सर क्लास की। सर 24 सिग्मा 5 पाई बॉन्ड। सर 5 पाई आ रहे और सर मेरे भी 5 24 पाई सिग्मा बॉन्ड है, 5 पाई और बॉन्ड 5 है, 24 सिग्मा और सिग्मा 24 है। 24 देखिए कितने बनेंगे यहाँ पे। एक कार्बन है, 4 बॉन्ड ये बना रहा है, ठीक है, और दूसरे वाला कार्बन 5। सर यहाँ पे तो 2 ही जोड़ेंगे ना, 2 पाई बॉन्ड है सर वो। पाई बॉन्ड 2 क्यों है? 1 2 3 और ये 2 ये रहे 5 है पाई 5 हो गए सर पाई बॉन्ड। सर यहाँ पे तो फिर सिग्मा वो बॉन्ड क्या होता है वहाँ पे, मतलब एक ही जोड़ते हैं ना सिग्मा बॉन्ड, तो जब मतलब जैसे ट्रिपल बॉन्ड है सर, सर ट्रिपल जहाँ पे बॉन्ड पाई है बॉन्ड तो हो उसे या तो फिर एक ही डबल बॉन्ड हो, जोड़ेंगे वहाँ ना। तो एक ही सिग्मा बॉन्ड मानते हैं ना। हाँ, सिग्मा बॉन्ड एक माना जाएगा। देखिए ठीक है आपकी बात, टोटल डायरेक्टली बॉन्ड काउंट कर लो सिग्मा और पाई, और उसके बाद में पाई बॉन्ड सीधा माइनस कर दो यार, बात खत्म है। यस सर। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, चॉइस इज आपकी। यस सर। आपकी चॉइस है, जैसे भी करना चाहो। तो ये भी सिग्मा और पाई बॉन्ड का सीधा बता देता हूँ, जहां पर भी डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है, एक सिग्मा पक्का मिलेगा, बाकी के सारे पाई, डबल या ट्रिपल में। उसके अलावा सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल में एक सिग्मा, ट्रिपल में भी एक ही सिग्मा, बाकी दोनों पाई, ट्रिपल में और डबल में एक पाई एक सिग्मा दोनों होते हैं, ठीक है। दैट्स इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड आप लोग फॉर्म द रिएक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, सुनिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, आपके पास में यहाँ पर CH3Cl है प्लस CH2 नॉट CH2 CH3CH2Cl, ठीक है। इसको सोडियम के साथ में ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाना है। कौन सी रिएक्शन है ये? वुड्स रिएक्शन। सर वुड्स रिएक्शन है। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने हैं, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? NaCl सर सीधे प्रोपेन बनेगा। सर तीन बनेगा ना सर प्रोडक्ट, एक 3 कार्बन के बनेंगे और एक प्रोपेन चेन बनेगी। 3 कार्बन के प्रोडक्ट बनेंगे और एक NaCl बनेगा। देखिए
यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, दोनों को हटा के हम बेशक 3 कार्बन की चेन बना सकते हैं, CH3 CH2 CH3। क्लियर है? एक तो ये बन गया, लेकिन ये दोनों भी तो डबल हो सकते हैं ना, एक्सेस में है। यस सर तो वहाँ पे CH3 2Na होएगा तो फिर प्लस 2NaCl बन जाएगा। CH3 यहाँ पर एक्सेस में है सब कुछ, कोई 2Na 1Na कुछ नहीं है, आप कितने भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं। जब कुछ नहीं दिया तो मतलब आपके ऊपर है बैलेंस। फिर ये वाले दो भी तो आपस में जुड़ सकते हैं, तो CH3 होंगे। CH2 CH2 और यहाँ पर भी CH2 CH3, सर ये वाला तो डबल हो गया, लिमिटेशन होती है ये वाला डबल हो गया, और ये दोनों आपस में हेट्रो भी बना सकते हैं एक दूसरे से ना, क्रॉस जिसको बोलते हैं। ये दोनों अगर प्रोडक्ट बनाएंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर ये बना रहा है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल प्रोडक्ट है। ये आपस में डबल कर रहा है तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट है। प्लस एक और प्रोडक्ट बनता है NaCl। जो प्रणव बोल रहा था, NaCl। हम इसको मिस कर जाते हैं, हम 3 बोलते हैं लेकिन टोटल प्रोडक्ट 4 बनेंगे। यस, क्लियर है सबको? सर कितने कार्बन वाला? क्या बेटा? सर कार्बन में इतना पहला वाला समझ में आ गया, फिर लास्ट के 2 वाले वापस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? लास्ट के 2 कैसे? देखो पहले वाला तो क्या बनेगा, इस क्लोरीन को उड़ा दो, इस क्लोरीन को उड़ा दो, ये दोनों जुड़ के 3 कार्बन की चेन बन गई। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, इसको आप डबल कर दो, यही ऐसे 2 मॉलिक्यूल हो तो आपस में जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और थर्ड वाले में क्या है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो ये एक और ये 2, ये दोनों भी जुड़ सकते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ सकता है। तो इस तरह से ऐसा सर NaCl को भी प्रोडक्ट में काउंट करेंगे? वैसे तो ये बाई प्रोडक्ट में काउंट होता है, बाई प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन एज ए ट्रिकी क्वेश्चन है तो प्रोडक्ट ही ना। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से कभी कभी हमें समझ में आता है कि वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन वाले पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन वाले पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाला अगर इसको प्रोडक्ट माने तो मान ले, इसको बाई प्रोडक्ट मान के सीधा लिखे हाउ मैनी टोटल मेन प्रोडक्ट या डिजायर्ड प्रोडक्ट विल बी देयर। डिजायर्ड प्रोडक्ट, जब डिजायर्ड प्रोडक्ट की बात करेगा तो पता है कि बाई प्रोडक्ट की बात नहीं करेगा। तो ये ट्रिकी टाइप होता है। तो यही चीजें आपको प्रैक्टिस से सीखने को मिलती है। सिली मिस्टेक्स तब कम होती हैं जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वरना ये सिली मिस्टेक्स में प्रोडक्ट आते हुए, रिएक्शन आते हुए भी क्वेश्चन गलत लग रहा है, इसका मतलब हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, हमने अभी तक पूरी वो नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं किया अच्छे से। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे, ठीक है बेटा। और इसके बाद ठीक है भाई, एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उसको बताइएगा जरा, किसमें कितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्या प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है, और यहाँ हाइड्रोजन है, प्लस में ब्रोमीन है, CCl4 की प्रेजेंस में, CCl4। ठीक है, वैसे ये सब ये ब्रोमीन दोनों कार्बन पे लग जाएगा, रिएक्टेंट नहीं होता है, तो इसको हम जनरली, सोलवेंट है तो इसको हम जनरली यहाँ दिखाते हैं, दोनों कार्बन पे लग जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, कौन से दोनों पर? इन दोनों पर, डबल बॉन्ड वालों पे, इन दोनों पर, डबल बॉन्ड। हाँ ठीक है। कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH3, यहाँ पर ब्रोमीन लगेगा, और एक यहाँ पर ब्रोमीन लगेगा, और हाइड्रोजन ऑलरेडी है। तो बताइए ये क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा या सिन बनेगा? सिन ये मतलब ये दोनों ब्रोमीन ऐसे हैं, क्रॉस हो सकता है एक ब्रोमीन यहाँ जुड़े, ये एंटी या सिन बोलते हैं इसको। तो बताइए जरा आंसर क्या होगा, एंटी या सिन? सिन होगा सर, सिन होगा, BR साइड से। कोई रीजन बता सकता है सिन होगा या एंटी होगा, उसका रीजन बता सर सकते हैं? सामने ही है ना, एडजेसेंट है, अलग मतलब अलग अलग जगह एंटी में अपोजिट होते हैं ना। क्या 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 मुझे समझ नहीं सेम साइड है ना, तो इसलिए सिन बोला। अगर एंटी होता तो डिफरेंट साइड चल जाता। अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं एंटी होते हैं। अरे मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो पहले। मैंने कैसे लगाया है, सुनिए, मैंने कैसे लगाया, ये मत चेक करो कि मैंने यहाँ सिन लगा दिया तो सिन ही आंसर होगा। मैंने गलत भी लगाया हो सकता है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि सिन, ये प्रोडक्ट तो आप लोगों ने बताया था, अब मैं कह रहा हूँ ठीक है प्रोडक्ट आपका ठीक है, लेकिन ये एंटी एडिशन करेगा या सिन करेगा, मुझे ये बताइए। एंटी सर ये एंटी सिंगल बॉन्ड में कैसे होगा? सिंगल सर बॉन्ड मेरे पास एक आया, तो रीजन पता नहीं करेक्ट है कि नहीं, पर ब्रोमीन जितने पास होंगे तो उतनी ज्यादा उन पे रिपल्शन होगी, और इसको अवॉइड करने के लिए इतना अनस्टेबल होगा। तो हम ब्रोमीन है इनको अलग अलग रखेंगे ताकि रिपल्शन अलग हो, मोर स्टेबल कंपाउंड इसका बनेंगे। मतलब हम एंटी प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है,
तो अब एक बात बताइए, एंटी प्रोडक्ट तो आप लोगों ने बना दिया, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। अब जरा मैं आपको ये प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूँ कि एंटी वाला कैसा बनेगा। अभी प्रणव ने ना एक बात बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी, किसी ने सुनी, ध्यान की? ये सिंगल है, बॉन्ड में आके सिंगल एंटी कैसे? CH3 यहाँ पर होना चाहिए ब्रोमीन, तो ब्रोमीन इस CH3 से नहीं वो करेगा। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, इस तरफ भी यहाँ पर मैं ब्रोमीन लगा रहा हूँ, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, और यहाँ CH3 लगा रहा हूँ, कुछ ऐसा, मतलब एक तो इधर जुड़ेगा, दूसरा नीचे की तरफ, ये हो गया एंटी। तो एंटी के बनने के चांसेस ज्यादा है सिन की बजाय, ठीक है। सिन वाला जो है ये गलत है, एंटी वाला जो है ये राइट है। अब बात ये आती है कि ये तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन हो सकती है, यस और नॉट? यस सर। तो अगर रोटेशन हो सकती है तो फिर सिन एंटी का क्या मतलब, ये तो कुछ भी बन जाएंगे, यस और नॉट? घूमते कॉमर्स बन रहेंगे। जाएंगे तो आंसर दीजिए फिर, क्या एंटी वाला सही क्यों है, सिन वाला गलत क्यों है? अब बताइए। इसमें तो बने दोनों सही है, फिर वो घूमते रहेंगे बस। तो सेम ही होगा दोनों एंटी और सिन। हाँ वैसे देखा जाए तो सेम होगा, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है। ब्रोमीन के पास है 3 लोन पेयर, ऊपर से उस कार्बन के पास में CH3 जैसा बल्कि ग्रुप भी है। अब जरा ये ध्यान दे लो, CH3 जैसा बल्कि ग्रुप भी और 3 लोन पेयर भी हैं, तो ये ज्यादातर किस पोजीशन में रहना चाहेगा? ज्यादातर ये इस एंटी पोजीशन में रहना चाहेगा। तो यानी एंटी विल बी द मोर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू सिन। सिन नहीं बनेगा, एंटी ही बनेगा, क्योंकि रिपल्शन की वजह से, अगर ये सिन बन भी गया, रिपल्शन की वजह से हाई एनर्जी प्रोडक्ट हो जाएगा, जल्दी से ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई नहीं करेगा सिन, क्या सिन ऑप्टिकल एक्टिवेशन सो ही नहीं करेगा, OH सो ही नहीं करेगा ये, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। सिन में? यस सर। उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा तो रोटेशन फिर होगी नहीं उसमें। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, भले वो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करे ना करे, रेसिड्यू मिक्सचर बनाए ना बनाए, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ क्वेश्चन था ब्रोमीन जुड़ेगा, वो सिन साइड में जुड़ेगा एंटी साइड में, पहला क्वेश्चन। एंटी में ही जुड़ेगा, एंटी में ही रहेगा, क्यों? क्योंकि रिपल्शन की वजह से वो एंटी में रहना ज्यादा पसंद करेगा। अब एंटी में अगर है तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। अब बाद में आगे बात आती है कि वो रेसिड्यू मिक्सचर बनाएगा, वो कौन से रेसिड्यू मिक्सचर बनाएगा? तो वो देखिए, 2 कार्बन कार्बन, आप सिंपली यहाँ पर ऐसे 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ CH3 दिखाइए एक कार्बन के साथ, और साथ में यहाँ ब्रोमीन दिखा दीजिए, इधर H शो कर दीजिए, है ना। और दूसरे कार्बन के साथ में यहाँ पर आप ब्रोमीन शो करें, ठीक है। इस तरफ आप H शो करो और इस तरफ भी H, ऐसा आएगा? नहीं, CH3 आएगा एक जगह पर, है ना। तो यहाँ CH3 शो करें, यहाँ H शो करें, समझ में आ गया भाई? ये कुछ ऐसा, या फिर CH3 यहाँ शो कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, और H इस साइड में शो कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर है। ऐसे क्लियर है? यस सर। अब इसी का एक रेसमिक मिक्सचर दूसरा भी बना सकते हैं, इसी का एक रेसमिक मिक्सचर। सर इसी की मिरर इमेज? हाँ मिरर इमेज, इसी का मिरर इमेज बनेगा बेटा, बिल्कुल वही इसका रेसमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम इस जगह पर CH3 शो कर देते हैं, इस जगह पर H, यहाँ फिर भी H और CH3, इसी का आप मिरर इमेज बना सकते हैं, तो दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा, दैट इज एंटी, ठीक है, विद मिरर इमेज, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर भी बनेगा, ये रेसमिक मिक्सचर भी बनेगा, ठीक है भाई, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। इस तरह से ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, मतलब एक से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे, और वो भी रेसमिक मिक्सचर के अंदर। सारी ये संभावनाएं अपने दिमाग में जरूर रखा कीजिए, जिससे आपको ये समझ में आए कि हाँ चल क्या रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स टोटल ग्रुप, चलो भाई एटॉमिक ऑर्बिटल है कोई, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है कोई, एक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते, दैट इज द क्वेश्चन। एटॉमिक ऑर्बिटल, इफ एन ऑर्बिटल हैव, कितने होते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन? 2 होते हैं, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स मैक्स। मैक्सिमम अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते किसी ऑर्बिटल में, देन तब हाउ मैनी कितने एलिमेंट होते पीरियोडिक टेबल में? बता सकते हो कितने एलिमेंट होते पीरियोडिक टेबल में, या कितने टोटल पीरियड होते पीरियोडिक टेबल के अंदर?
टोटल ग्रुप एक कितने होते ऑर्बिटल हैं? में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल ग्रुप कितने होते हैं बता सकते हो? सोचिए। 118 को 3 से डिवाइड कर दे। 118 सर इसमें बताना क्या है हमें? नंबर टोटल ग्रुप, टोटल पीरियड, टोटल एलिमेंट। एलिमेंट 118 118 ही एलिमेंट। ये तो हाँ 36 आ रहा है। 36 आ रहा है कैसे? 60 टोटल ग्रुप कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखो ना, बताता हूं। 1s, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो क्या होगी? 1s में 3, सर 6 भी चुन जाएंगे। 2s में भी 3, 3 सर 177 होता है। 3p में कितने होंगे? सर 3 9 3p में 3 होते हैं। सर 9 हो जाएंगे। 3p 6 होते हैं, तो 9 हो जाएंगे। पीरियड 4 होते हैं सर। 3p 6, पहले 3s आना था। 2p सॉरी 2p में 9, फिर 3s में 3, फिर 3p में 9, फिर 4s में सर ये 3। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं एस में? अरे बेटा मैंने बोला ना ऊपर, इफ ऑर्बिटल हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन मैक्स, अगर 3 हो तो, अगर 3 हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। सब उल्ट पुल्ट हो जाता है ना, दिमाग घूम जाता है ना। 4s में 3, फिर उसके बाद 4p के अंदर 9, फिर 3 एलिमेंट्स होते हैं। 3d भूल गया मैं, है ना? सर 354 होंगे क्या? 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 या 15। फिर 4p 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 या 9। फिर 5s, 4p के बाद क्या आता है? 5s के अंदर sp, 5s आएगा, है ना? 5s में 3, फिर 4d में 15, फिर 5p में कितने? 9। फिर उसके बाद 6s, सर SPPS, F कहाँ गया? फिर 6d क्या आएगा? 5d, 4f आएगा अब। ये सर 4 है। SFDP। 4f कहाँ आएगा? 6s3 के बाद। सर फ्रॉड दिल्ली को 3 के बाद 4f आएगा, ठीक है। ये सर अब f वाला 4f 7 या 21, फिर उसके बाद SF आएगा, f में d आएगा, 5d में 15, dp, फिर आएगा 6p के अंदर 9, फिर 7s में 3, 5f में 21, फिर 6d में 15 और 7p में कितने हो गए? 9। अब ये 100 अब जरा देखिए 118 से ज्यादा बन जाएंगे ये, तो 118 पर आपको रुक जाना है, तो सीधी सी बात खत्म करो इसे फटाफट। क्या आएगा? टोटल आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता लग जाए, मतलब नंबर ऑफ क्या पीरियड पता लग जाएंगे कितने हैं। सॉरी पीरियड कह रहा हूँ, वो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। टोटल ग्रुप्स पता लग जाएंगे, पीरियड भी यहीं से आएंगे। कैसे ग्रुप्स और पीरियड के अंदर उसको डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताइए मुझे कि ये कैसे होगा। समझ में आ रहा है सबको? सर बताओ फिर फटाफट काउंट करो। सर 5d 15 तक 120 हो रहे हैं। 5d 15 तक 120 हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो 5d 15 कहां पर है? ये रहा। तो इसके आगे हम रोक देते हैं। ये लो हमारी गाड़ी यहाँ पर रुक गई, 118 एलिमेंट यहीं भरे गए, ठीक है भाई। क्लियर है? पहला तो ये हो गया, यहां तक हो गए टोटल 120। मुझे 118 भरने हैं, तो मैं 5d में 15 नहीं भरने वाला भाई। 5d में फिर 13 पर खत्म हो जाएगी अपनी गाड़ी, ठीक है? यस सर। ये 5d में 13 पर मैंने खत्म कर दिया। अब बात करते हैं इसके अंदर पीरियड कितने बनेंगे। देखो s में कितने थे भाई, अब जरा ध्यान देना कि एक्चुअल में हम डाटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। s के अंदर कितने थे? 2 पीरियड थे। p में कितने थे? 6 थे। 6 थे ना p ब्लॉक एलिमेंट। यस सर। d में कितने थे? 10। D में 10। d में 10 है। f में 14। ये तो नॉर्मल वाले हैं। ध्यान दे लेना कैसे कैलकुलेट हो रहा है डाटा, ये नॉर्मल वाले हैं। अब हमने क्या करना है भाई, ठीक है?
हमने नॉर्मल से थोड़ा एक्सेप्शन लेना, तो एक्सेप्शन के अंदर क्या आएंगे? 3 वाले में एस में कितने हो गए? 3, 3 पी में कितने हो गए? 9, 9 डी में कितने हो गए? 15 15 होंगे। एक में 5 या 15 आएंगे। मेरा कौन कह रहा था भाई? एफ में कितने आएंगे? 21। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल पीरियड्स और ग्रुप अब बता सकते हो आप? पीरियड्स कितने बनेंगे टोटल पीरियड तो 7 बनेंगे। एस जब 7 पीरियड कैसे बने थे? वो 7 7 बनेंगे, 6 बनेंगे सर। पीरियड बनते थे सर यहाँ तो पी तक भी नहीं गया है सर। 6 का तो गैप ही आ रहा है डायरेक्ट। 6, तो यही चीज मैं कह रहा हूँ, 5 के बाद में छठा शुरू हो गया ना, 6 पीरियड बनेंगे। 6 तो पीरियड बन गए। अब ग्रुप बताइए कितने बनेंगे? एस के 3 है, पी के 9 है, 27 बनेंगे क्योंकि एफ वाले तो वैसे भी 15, 9, 3, 12, 12 दूना 24, 25, 26, 27, 27 और 21, 28 और 20, 48 सर है ना? 9 और 15 ही जोड़ देते हैं ना, एफ को तो एक ही में डाल दिया था ना। यस सर, एफ वाले तो नीचे डाल देते ना पीरियोडिक टेबल के। सर एफ तो अलग से एफ वाले वैसे सही बात है, एफ वाले तो भाई डी में मर्ज हो गए थे, है ना? ये तो काउंट नहीं होने चाहिए। वैसे अगर अलग से काउंट करो सही तरीके से तो काउंट होंगे, बट ये इसके अंदर मर्ज है। ठीक है, तो हम सिर्फ इन्हीं को काउंट करेंगे। कितने हो गए? 27 27 सर। तो 27 टोटल क्या बनेंगे? ग्रुप। 27 तो ग्रुप बनेंगे और एलिमेंट इतने ही आएंगे, लेकिन वो 6 एस पर 6 पीरियड बनेंगे। 6 पीरियड्स, 6, ये 6 पीरियड बनेंगे, 27 ग्रुप बनेंगे। अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हो, मैक्सिमम 2 नहीं 3, ठीक है, अगर ऐसा होता हो तो ये आपका डाटा रहेगा। नॉर्मल वाले में ये रहता है क्योंकि एफ इसके अंदर मर्ज हो जाते हैं ना। यहां मैं लिख रहा हूं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, ये कुछ इस तरह का सिस्टम टोटल बनेगा। ठीक है भाई, और भी देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, रुकिए। एलिमेंट सर अगर इसमें एलिमेंट बोलेगा तो ग्रुप को पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एलिमेंट बोलेगा, एलिमेंट कैसे? मतलब टोटल एलिमेंट कितने चाहिए? यस सर। सर टोटल एलिमेंट कितने होंगे ये पूछे तो? सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 118 ही रहेंगे ना, उसी को रिस्पेक्ट में लिखा, हमने सारी कैलकुलेशन करी है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो 118 ही रहेंगे ना, उसी के रिस्पेक्ट में होकर हमने सारी कैलकुलेशन हाँ, करी है। वो तो उतने ही रहने चाहिए। बट अगर वो ये कहे कि 7 ही पीरियड रखने हैं, सब कुछ उतना ही रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही रखनी है, बस एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे, तब आपके 118 से भी एलिमेंट बढ़ जाएंगे। फिर आप 7s और 7p कितना? p में 9 तक, 7p 9 तक टोटल कैलकुलेट कर लेना, जो हमने पहले लिखा था 7p 9 तक। समझ गए? ये कुछ ऐसा आएगा। क्लियर है? तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जब आप रिफ्रेश करते हैं, बार बार इन चीजों को बार बार रिमाइंड करते हैं और थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हैं, तो कई चीजें जो नॉर्मल है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, थोड़ा सा ज्यादा बेटर आती है। इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस बेटा। प्रैक्टिस से ही सब कुछ बनेगा, सिर्फ देखने समझने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक बढ़िया सा सीक्रेट बताता हूँ। देखिए, जितना जल्दी आपका सिलेबस पूरा हो जाए उतना जल्दी आप फायदे में रहेंगे। क्यों? नया सिलेबस जब करते हैं तो वो नई चीज लगती है। पुराना सिलेबस जो थोड़ा बहुत भी आपने अगर कोई चीज एक बार देख रखी, कोई एक डिजाइन आपने पहले देख रखा है, आपका माइंड उसको बहुत जल्दी ग्रैब करता है और उसे याद रखता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको और ज्यादा याद हो जाता है। तो जितना जल्दी सिलेबस कवर करें उतना अच्छा। उसके बाद में हम लोग आगे प्रैक्टिस का मूड बनाने वाले हैं। मेरा अंदाजा है कि नवंबर तक हम सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है, मिड नवंबर तक सिलेबस खत्म कर देंगे, तो आपके पास पहले चांस में आईआईटी के पहले चांस के लिए आपके पास 2.5 महीने होंगे। 2.5 महीने रेगुलर क्लास लगाइए और सिर्फ हम सिर्फ करेंगे प्रैक्टिस, मेंस और एडवांस लेवल की ओनली प्रैक्टिस हर लेसन। ठीक है, तो जो लेसन थ्योरेटिकल है वो आप घर बैठ के पढ़िए, जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है, वो हम आपको न्यूमेरिकल्स देंगे प्लस आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे भी। तो इस तरह से आपका बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा। नए न्यूमेरिकल भी अगर आ रहे हैं तो भी आप 5-5, 7-7, 10-10 करेंगे, हर रोज प्रैक्टिस बढ़ाएंगे। अब भी करते रहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेंस वाले अब भी न्यूमेरिकल हर रोज 5-6 करने की कोशिश कीजिए। अगर एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है या फिर कोई ऐसा लेसन आता है जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है, जैसे आजकल ऑर्गेनिक चल रही है, तो ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल नहीं आते। ठीक है, कुछ इस तरह का काम जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है बेटा। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास। ठीक है, ज्यादा पीरियोडिक नहीं है मतलब।
क्या बेटा? पीरियोडिक टेबल ही आएगी कल। ज्यादा क्वेश्चन पीरियोडिक के